Hello students, I am नीरज सैनी, केमिस्ट्री टीचर एट competition.com। आज मैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंफॉर्मेशन वाला वीडियो लेके आया हूँ, जो कि साइंस में एंड रिसर्च में, प्योर साइंस, बेसिक साइंस में जो इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है आप लोगों को इसका फ़ायदा हो। कोशिश मेरी यही रहेगी। आज हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च की, आईसर्स की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइंस को एंड रिसर्च को डेवलप करने के लिए 7 प्रीमियर इंस्टीट्यूट को अलग अलग टाइम पर इस्टेब्लिश किया है भारत के हर अलग अलग स्टेट्स में, हर स्टेट में तो नहीं, डिफरेंट स्टेट्स में, जो कि अच्छे ब्रेन्स को, जो कि साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे ब्रेन्स को डेवलप करें, उनको ट्रेन करें और वो आगे चल के भारत के जो डेवलपमेंट है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपना कंट्रीब्यूशन करें। ऐसे जितने भी आईसर्स हैं, 7 आईसर्स हैं, ये सभी आईसर्स ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं, जो अपना कैरिकुलम खुद डिसाइड करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट ने 2012 में इन सभी आईसर्स को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया है, अनाउंस किया है, जिसमें आईआईएम्स आते हैं, सभी आईआईएम्स आते हैं। 20 आईआईएम्स भी जो हैं वो इसी कैटेगरी के इंस्टीट्यूट हैं। सभी एम्स, 15 एम्स हैं जहां तक मैं समझता हूं, जो कि मेडिकल साइंस को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। 15 एम्स भी इसी कैटेगरी के इंस्टीट्यूट हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को आईसर्स को समझ में आ जाए कि ये एक प्रीमियम कैटेगरी के इंस्टीट्यूट हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। इसी कैटेगरी में आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज हैं देश में, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। इसी फील्ड में एनआईटीज हैं, शायद 31 एनआईटीज हैं देश में, शायद क्या 31 ही हैं। और ट्रिपल आईटीज हैं, 7 ट्रिपल आईटीज हैं। आईसर्स तो हैं ही, आईसर्स को तो मैं यहाँ लिखूंगा भी नहीं क्योंकि वो तो पहले से मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग है और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। SPA मीन्स है स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर। ये कई तरह के और इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सभी इंस्टीट्यूट जो हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं अपने अपने फील्ड में, और जो कि नेशन के लिए फायदेमंद हो। मैं आईसर्स की बात करूं तो 7 आईसर्स कौन कौन से हैं। आईसर बहरामपुर, जो कि उड़ीसा में है, 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था। आईसर भोपाल, एमपी, भोपाल तो एमपी में है ही, 2008 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। आईसर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में 2006 में इसे स्टेबलाइज किया गया था, इसे बनाया गया था। आईसर मोहाली, पंजाब में 2007 में। आईसर पुणे, महाराष्ट्र में है, 2006 में। आईसर तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, 2008 में। एंड आईसर तिरुपति, जो कि आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में है, 2015 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इन सभी आईसर्स की जो रैंकिंग है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की सभी की जो रैंकिंग दी जाती है कि किस तरह की वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की वो सुविधाएं बच्चों को देते हैं, किस तरह से वो बच्चों को डेवलप करते हैं, स्टूडेंट्स को डेवलप करते हैं, उसके बेसिस पे इनकी रैंकिंग दी गई है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की। तो इंडिया के इंस्टीट्यूट्स की जो रैंकिंग है, जो कि NIRF ने दी है, उनमें इनकी रैंकिंग भी ठीक ठाक रैंकिंग है। ठीक है। जैसे आईसर भोपाल की रैंकिंग 40 है, इसमें आईसर कोलकाता 29 है। आईसर मोहाली ये 2020 का है, ये 2020 का जो लिस्ट आई थी उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। मोहाली 59 है, आईसर पुणे 27 है, मतलब बेस्ट आईसर अगर बोला जाए तो आईसर पुणे को बोला जा सकता है। और आईसर केरला, जिसकी रैंकिंग 80 है। ठीक है। अब इन आईसर्स के लिए और भी जो इंफॉर्मेशंस है, जैसे कौन कौन से ये प्रोग्राम्स चलाते हैं, कौन कौन से ये डिग्री प्रोग्राम चलाते हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट है BS, सेकंड BSMS, ऐसे 4, ये मेनली ये 4 तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD। BS तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि बीटेक की तरह। BS का मतलब है वैसे बैचलर ऑफ साइंस, BSc बोला जाता था, पर BS इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, बैचलर ऑफ साइंस। ये तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है।
जो ये केवल और केवल आइसर भोपाल में ही अवेलेबल है। केवल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आप इसे बोल सकते हैं कि ये एक तरह से बीटेक डिग्री है, जो कि कुछ स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आईआईटी केवल आइसर भोपाल में ही ये अवेलेबल है, ओनली इन आइसर भोपाल। ठीक है, ये केवल आइसर भोपाल में ही अवेलेबल है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं वो है बीएसएमएस की। बीएसएमएस ये ड्यूअल डिग्री है, 5 ईयर डिग्री है, ये 5 ईयर डिग्री है और ड्यूअल डिग्री है जो कि बीएस के साथ साथ अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी देती है। ये सभी आइसर्स में अवेलेबल है। इसी साथ में हम लोग मेनली फोकस तो अभी बीएस पर और बीएसएमएस पर ही करेंगे। इसी के साथ में इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड पीएचडी, और आगे अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च करना चाहे तो उनके लिए पीएचडी की डिग्री या प्रोग्राम भी अवेलेबल है। आइसर्स में टोटल जो सीट्स की बात करें तो बीएसएमएस की जो सीट्स हैं, जितनी भी आइसर हैं सब में बीएसएमएस चलती है। आइसर भोपाल में भी बीएसएमएस है, तो इसकी 1734 सीट्स अवेलेबल हैं लास्ट ईयर तक। तो इस साल और बढ़ा दें तो बात अलग है। आइसर भोपाल में जहां बीएस का प्रोग्राम भी है वो केवल 115 सीट्स वहां हैं। ठीक है, ये हम लोगों से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिखी है। 2 मिनट जरूर चाहूंगा, आपको लगेगा कि थोड़ा प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहा हूं, पर यह भी जरूरी है। हम लोगों की वेबसाइट है www.competition.com। कंपटीशन की स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। साथ में ही ऐप है कंपटीशन नाम से ही। वेबसाइट और ऐप दोनों पर ही IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस के लिए जितने भी आपको सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसका जितना भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप सोचते हैं कि कोटा के इंस्टीट्यूट में या दिल्ली के इंस्टीट्यूट में या साउथ के किसी इंस्टीट्यूट में जितना कुछ पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इन वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है। हमारा ईमेल आईडी है support@competition.com। ये कुछ नंबर्स हैं जिस पर आप न्यू बैचेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है। नंबर है 7410900901, या फिर एंड में 901 की जगह 906, 907 एंड 908 डायल करके भी आप अपने प्रॉब्लम्स या अपने रिलेटेड को भी इंफॉर्मेशन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ये कुछ न्यू बैचेस हैं जो अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुए हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है। प्रथम 3 नाम से बैच जो है वो 27 मई को स्टार्ट हो चुका है। प्रथम बैच 11th स्टूडेंट्स का है, 11th के स्टूडेंट्स का है जो कि 10 to 11th में अभी मूव किए हैं। हालांकि बोर्ड तो इनके हुए नहीं है, बट 10th से जो अभी 11th में आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए प्रथम 11th क्लास का जो है बैच स्टार्ट किया गया है। प्रखर 4th जो बैच है ये भी 27 मई से स्टार्ट हो चुका है। ये बैच जो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में हैं और IIT JEE मेन एंड एडवांस वो इस साल देंगे। प्रवीण 5 बैच है। प्रवीण 5 बैच है 12th पास स्टूडेंट के लिए, जो अभी 12th पास हुए हैं, मतलब पास, बोर्ड के एग्जाम तो हुए नहीं है आप लोगों के, बट पास कर दिए गए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि 3 जून से, मतलब आज से 2021 से स्टार्ट हो रहा है। प्रबल प्रबल 2 बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है आज से, मींस 3 जून ऑफ 2021 से, आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये बैच केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि JEE मेन की तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बैच है। अगर इनकी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो इन नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलो, ये तो इनसे रिलेटेड बात हो गई। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, आइसर पर। अब कौन कौन से प्रोग्राम्स इन्होंने ऑफर किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक साइंस, इंजीनियरिंग साइंस के भी कुछ अलग अलग ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग फील्ड की भी, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। ये जो तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं,
कौन कौन से हैं? मेनली इकोनॉमिक साइंस के एंड इंजीनियरिंग साइंस के ये जो ब्रांचेस हैं ये केवल और केवल ओनली इन आईसर भोपाल में ही अवेलेबल है। ठीक है, आईसर भोपाल ही इंजीनियरिंग की डिग्री देता है, बीटेक डिग्री, बीटेक तो नहीं बोलूंगा, बीएस डिग्री देता है। तो ये केवल और केवल बीएस डिग्री के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा जितने भी ब्रांचेस आपको यहाँ प्रोग्राम्स दिखाए गए हैं ये सभी बीएस एमएस डिग्री के हैं। ये जो मैंने बताया ये केवल बीएस डिग्री के लिए हैं, बीएस के लिए ही ये ब्रांचेज हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम हैं। और कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है जियोलॉजिकल साइंस। कुछ साइंस की स्पेशल फील्ड्स हैं जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डेटा साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। मैथमेटिकल फिजिकल तो मैंने आप लोगों को प्योरली अगर बात करें तो मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस अलग से भी बीएस एमएस डिग्री के ड्यूअल डिग्री कोर्सेज में अवेलेबल हैं इन सभी आईसर्स में। अब बात करते हैं आईसर्स में एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या क्या चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग आप लोग आईसर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहां जो मैं एलिजिबिलिटीज बता रहा हूं वो बता रहा हूं केवल और केवल बीएस एंड बीएस एमएस डिग्रीज के लिए। ये पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी डिग्रीज के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट तो है कि स्टूडेंट 12th क्वालिफाई होना चाहिए केवल 2 सालों के अंदर। 2 सालों का मतलब यह है कि 12th के साथ में या 12th के बाद में केवल 2 बार ही स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है, इस प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। 12th में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के मिनिमम 60% मार्क्स से वो पास होना चाहिए, या एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो वो 55% मार्क्स मिनिमम उसके आने चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट इस साल आईसर का एग्जाम देगा तो उसमें उसका 12th क्वालिफाई होना चाहिए 2020 में या फिर 2021 में। हालांकि बोर्ड का एग्जाम इस साल तो हुआ ही नहीं, तो आप क्वालिफाइड ही हो। उसमें ये जो परसेंटेज है वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी वो अभी बाकी है, वो बताना बाकी है, लेकिन वो भी 1-2 दिन में पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं इस कंक्लूजन पे बता देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट केवल 2 साल, जैसे आईआईटीज में एडमिशन के लिए केवल 2 साल ही उनको मौका दिया जाता है 12th के साथ एंड 12th के बाद केवल 2 साल तक, वैसे ही आईसर के लिए भी है। अगर कोई स्टूडेंट बीएस डिग्री में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास में सब्जेक्ट मैथ्स जरूर होना चाहिए, मतलब वो पीसीएम का स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि बीएस जो कि केवल भोपाल में है, आईसर भोपाल में है, ये इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड इनमें ब्रांचेज हैं, तो उसके लिए आप लोगों को केवल और केवल मैथ्स का स्टूडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बीएस एमएस 5 ईयर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है, उसके पास में मैथ्स या बायोलॉजी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, मतलब वो पीसीएम का स्टूडेंट होना चाहिए या पीसीबी का स्टूडेंट होना चाहिए। आईसर्स में एडमिशन लेने के लिए 3 चैनल्स हैं, 3 ऐसे अलग अलग चैनल्स हैं जिसका कैटेगरीज को आप लोग फॉलो करते हुए एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट है केवीपीवाई चैनल। केवीपीवाई मीन्स हो गया किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। जो स्टूडेंट केवीपीवाई क्वालिफाइड हैं, जिनकी कोई ना कोई रैंक केवीपीवाई ने दी है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेनी है तो अलग से एबीजे सर का एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें केवीपीवाई से रिलेटेड सारी जो इंफॉर्मेशन है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज है वो वहां बताई गई है। तो केवीपीवाई अगर कोई स्कॉलर है तो वो एलिजिबल है बीएस या बीएस एमएस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, एलिजिबल है, एडमिशन नहीं हो गया, केवीपीवाई क्वालिफाई है तो इसका मतलब एडमिशन नहीं ले लेगा, उसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, उनके लिए भी रैंक लिस्ट निकाली जाती है। दूसरा, आईआईटी जेईई एडवांस में अगर उस स्टूडेंट की 15,000 रैंक AIR के अंदर उसकी रैंक है, ये इस साल जो है वो 15,000 किया गया है, वरना इससे पहले 10,000 था। तो AIR अगर 10,000 के अंदर अंदर उनकी रैंक आती है तो वह एलिजिबल है इन आईसर्स में एडमिशन लेने के लिए। तीसरा चैनल है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड चैनल, जिसे SCB के नाम से भी वेबसाइट पे लिखा गया है। इस चैनल के लिए ही है मेनली ये वाली जो कंडीशंस है। अगर परसेंटेज वाली कंडीशन केवीपीवाई के लिए देखें तो अलग से है,
आईआईटी एडवांस के लिए देखें तो वो कंडीशन अलग से है। आपको जैसे ध्यान है कि आईआईटी एडवांस के लिए पहले आईआईटी में जेई मेन होता है, जेई मेन में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आईआईटी एडवांस का एग्जाम होता है। तो वहां 75% का क्राइटेरिया था अभी तक, लेकिन पिछले 2 सालों से, मतलब पिछले साल तो 75% का जो क्राइटेरिया था वो खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वो अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है। और मोस्ट प्रोबेबली इस साल भी ऐसे कंडीशन को हटा दिया गया है। तो इसके लिए अभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये दूसरा है, मैंने कहा 15,000 AIR रैंक उस स्टूडेंट की होनी चाहिए तो वो एलिजिबल है। अगर कोई स्टूडेंट KVPY क्वालिफाइड नहीं है, स्कॉलर्स नहीं है, या IIT JEE एडवांस में क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो भी उनके पास में एक चांस है, जो कि बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जो SCB वाली जो कैटेगरी है, इस चैनल के थ्रू भी वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन इस चैनल के थ्रू कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि वो इस परसेंटेज क्राइटेरिया, जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है, इसे क्वालिफाई किया होना चाहिए, इतना परसेंटेज उसका होना चाहिए। वैसे तो ये परसेंटेज अभी कोविड की सिचुएशन के कारण इतनी की गई है, वरना सभी बोर्ड्स के अलग अलग नॉर्मलाइजेशन फैक्टर्स के बेसिस पर परसेंटेज दी जाती थी, कि जैसे CBSE बोर्ड में 88.3% जिस स्टूडेंट ने क्लियर किए हुए हैं उतने परसेंटेज कम से कम उसके होने चाहिए इसमें आईसर में एडमिशन के लिए, SCB कैटेगरी से, SCB चैनल से। ठीक है, जैसे CS या फिर मैं बात करूं हर अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के जो है वो अलग अलग परसेंटेज कट ऑफ जो है वो आईसर ने दी थी पहले के एडमिशन के लिए, जिनके बेसिस पर इस कैटेगरी से या इस चैनल से एडमिशन लिया जा सकता है। अब इसमें भी टेस्ट भी देना पड़ता है, मतलब ए क्वालिफाई इतने मार्क्स तो उसके होने ही चाहिए, साथ ही अब एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट जो है एग्जामिनेशन है, जिसे आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, IAT कहा जाता है। इस टेस्ट में उस स्टूडेंट को क्वालिफाई करना होगा और उनकी फिर अलग से काउंसलिंग की जाएगी। ये जितना भी एडमिशन है, ये फॉर्म आप फिलअप होता है, ऑनलाइन फिलअप होगा फॉर्म, कोई हैंड रिटन फॉर्म नहीं दिए जाते हैं। एप्लीकेशन जो पोर्टल है आईसर का, उस पर एडमिशन के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे और इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब मेनली मैं बात करूंगा ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो किस किस तरीके से, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में। अच्छा, तो अब कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है आईसर में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए? तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिन्होंने पहले आईसर में एडमिशन लिया हुआ हो, पहले कभी आईसर में, किसी भी आईसर में, 7 आईसर में से अगर एडमिशन लिया हुआ है, तो वो अब वापस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा, ऐसा स्टूडेंट जिसने आईसर की सीट तो एक्सेप्ट की है लेकिन उसमें एडमिशन नहीं लिया, तो पनिशमेंट के फॉर्म में उसे भी आईसर में एडमिशन लेने का अधिकार नहीं है। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने आईसर में एडमिशन लेने के लिए पहले फॉर्म भरा हो और आईसर ने उसे कैंसिल कर दिया हो किसी कारणवश, तो वो भी आगे आईसर के में एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए या एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट की, जो कि एंट्रेंस टेस्ट है आईसर में एडमिशन लेने के लिए। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपीज है, जबकि SC एंड ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज इसकी फीस रखी गई है। एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो KVPY और जो बोर्ड चैनल है, 2-3 चैनल बताए हैं मैंने आपको, इनमें से KVPY और बोर्ड चैनल के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म जून के फर्स्ट वीक में ही ओपन हो जाएंगे। बट IIT JEE का जो चैनल है, जिसमें JEE एडवांस के बेसिस पे आपको बताया गया था, अभी मैंने बताया था, उसके लिए तो रिजल्ट आएगा तभी उसका पोर्टल ओपन होगा, तभी फाइनल रिजल्ट ये देंगे। इसका मतलब ये है IIT JEE का जो एडवांस का जब रिजल्ट आएगा, उसी के बाद में एडमिशन होने का पूरी प्रक्रिया आईसर कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट, ये जो टेस्ट होगा वो किस एक्सपेक्टेड डेट क्या है, टेंटेटिव डेट क्या है? तो इसके लिए टेंटेटिव डेट है, ये जो डेट है अभी एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, लेकिन मिड अगस्त में या उसके बाद में, जैसे लास्ट ईयर जब ये एग्जाम हुआ था तो नवंबर में ये एग्जाम हुआ था, तो उसके आसपास में ये टेस्ट हो सकता है। ठीक है, इस टेस्ट का ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है। इंडिया में अलग अलग सेंटर्स हैं सभी स्टेट्स में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी जगह डिस्ट्रिक्ट्स में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इनके सेंटर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सेंटर्स ये दिए गए हैं। उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये पेपर होता है। टोटल मार्क्स होते हैं 180 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 15 क्वेश्चन बायो के। जो बायो वाले स्टूडेंट है, पीसीबी वाले स्टूडेंट है, उनको मैथ्स के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है, और जो मैथ्स का स्टूडेंट है, पीसीएम का स्टूडेंट है, उसके बायो के क्वेश्चन करने में उसे प्रॉब्लम आएगी। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए। ये पेपर का जो लेवल है ये बहुत बहुत टफ लेवल नहीं है। ये पेपर का लेवल आप ये मान सकते हैं कि जेईई मेन से थोड़ा सा नीचे ही है, जेईई मेन के बराबर भी इसका लेवल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है आप सोच के जाएं कि ये बिल्कुल इजी पेपर होता है, बहुत बिल्कुल बोर्ड लेवल का इजी पेपर भी नहीं होता है, और जेईई मेन का या उससे नीचे का लेवल ही है इसका रहता है। सही अगर क्वेश्चन करते हैं तो +3 मार्क्स दिए जाते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए -1 मार्क्स जो होते हैं वो आप लोगों के 1 मार्क्स काट लिया जाता है। ठीक है, सिलेबस इसका अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं सीक्वेंस में वही चैप्टर्स इसके लिए अलग से आपको पढ़ने हैं। फिर इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद में आप लोगों से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस कैटेगरी में, किस चैनल के थ्रू आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं आईसर में एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि आपको बताया ही था, शायद मैं ये बताना रह गया कि केवीपीवाई एंड आईआईटी एडवांस के थ्रू जब एडमिशन लिया जाता है तो केवल 25% सीट्स फिलअप की जाती है। 25% सीट ओवरऑल सीट से फिलअप की जाती है केवीपीवाई और आईआईटी चैनल में। इतनी सीट तो इसमें भरी जाती है, जितनी भर सके उतनी तो इन्हीं चैनल्स के थ्रू भरी जाती है। बाकी की 75% जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ली जाती है, सीट्स भरी जाती है। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिर भरवाया जाता है स्टूडेंट से। अगर कोई एक स्टूडेंट एक से ज्यादा चैनल्स के थ्रू भी एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना चाहता है तो भी अप्लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं केवीपीवाई में मेरी रैंक तो काफी पीछे चली गई, हो सकता है मुझे सीट ना मिले यहाँ, तो वो एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी अपनी सीट वहां बना सकता है। ठीक है, या फिर आपको लगता है किसी स्टूडेंट को कि भाई मुझे रिसर्च में ही जाना है और आईआईटी जेईई एडवांस में 15,000 के आसपास मेरी रैंक है और जो कि काफी पीछे है और हो सकता है मुझे यहाँ सीट ना मिले पिछले साल की जो सीट अलॉटमेंट है उसको देखते हुए, तो वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी, उस चैनल के थ्रू भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो काउंसलिंग में उसे पूरी चॉइस भरनी होती है, अपना ब्यौरा देना होता है कि मैं किस प्लेटफॉर्म या किस चैनल के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हूं, उसके अकॉर्डिंग उसे चॉइस भरनी होती है कि मुझे इस आईसर में ये ब्रांच चाहिए, इस आईसर में ये ब्रांच चाहिए, उसकी पूरी की पूरी चॉइस की एक प्रायोरिटी, एक लिस्ट भरनी होती है। और काउंसलिंग में बस यही देखा जाता है कि भाई जो पहले स्टूडेंट है उसको पहले चॉइस दी जाएगी, जो बाद में स्टूडेंट है उसको बाद की चॉइस दी जाएगी। ठीक है, इन सीट अलॉटमेंट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन है, जिसमें एससी कैटेगरी को 15% सीट दी जाती है, एसटी कैटेगरी को 75% सीट दी जाती है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 25%, पीडब्ल्यूडी को 5% और ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो अभी नए नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग 10% तक रिजर्वेशन इन कैटेगरीज से दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब सीट आपको दी जाती है, अलॉट होती है और आपने उस सीट को फिक्स कर दिया, फ्रीज कर दिया, फ्लॉट नहीं किया, क्योंकि काउंसलिंग के, ये आईआईटी जेईई की काउंसलिंग की तरह ही कई स्टेप्स में काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए आपको लगता है कि मेरी मनचाही जो चॉइस है वो मुझे नहीं मिली, हो सकता है मुझे नेक्स्ट काउंसलिंग वाले सेशन में मुझे अपने ऊपर वाली चॉइस मिल जाए, आपके आसपास का मिल जाए या अच्छा कोई आईसर मिल जाए, तो उसके लिए आप सीट को फ्लॉट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तो मेरी मनचाही सीट है और इससे अच्छी सीट मुझे नहीं मिल पाएगी, तो आप उस सीट को उसको फ्रीज भी कर सकते हैं।
फ्रीज करने के बाद में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आप लोगों को ऑनलाइन देनी होती है उनके पेमेंट गेटवे से। जो जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 थी, अभी तक हो सकता है थोड़ा सा बढ़े, ज्यादा कुछ इंक्रीज नहीं होगी। और SC ST कैटेगरी के लिए ये 12,500 फीस थी। ठीक है, अब ये जो फीस है ये आपकी सीट को फिक्स कर देती है कि आपने ये सीट अलॉट हो जाती है आप लोगों को। इसके बाद में जब आप कॉलेज में बढ़ोगे, कॉलेज में एंट्रेंस लोगे, एंटर करोगे, तो वहां आपको फीस, कॉलेज फीस देनी होगी। जो भी कॉलेज की फीस होगी, जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 25,000 तो आप पहले ही दे चुके हैं, और बची हुई जो भी फीस होगी कॉलेज की वो आपको जमा करवानी होगी। जो कॉलेज की फीस है उसमें ट्यूशन फीस के अलावा भी बहुत सारी फीस होती हैं। कुछ फीस केवल साल में एक ही बार ली जाती है, कुछ पूरे साल में ही एक बार ली जाती है, कुछ हर सेमेस्टर में ली जाती है। जैसे ट्यूशन फीस की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरीज के लिए जो ट्यूशन फीस है वो 33,400 फीस है, जबकि SC ST कैटेगरीज के लिए ये फीस 0 रुपीज है, मतलब उनके लिए फीस ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी हॉस्टल फीस है या मैस फीस, या मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी आइसर्स हैं ये फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, जिसमें आप लोगों को वहीं रहना होता है, वहीं के हॉस्टल्स में आपको रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप वहां तो पढ़ाई करेंगे और बाहर कहीं पे अलग से रहने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो हॉस्टल फीस, मैथ्स की फीस अच्छी खासी फीस होती है, करीबन 4 से 5 हजार रुपए पर मंथ तो मैथ्स की फीस करीबन आती है आज के टाइम में। तो मैथ्स की फीस है, कॉलेज फीस है, लेबोरेटरी फीस है, लाइब्रेरी फीस है, एल्यूमिनाई फंड है। तो इसके अलावा छोटे मोटे ऐसे छोटे, किसी के 500, किसी 2, ऐसे मिला मिलू के अगर जो टोटल फीस अगर मैं पहले साल की बताऊं, पहले सेमेस्टर की बताऊं, तो ये 50 से 55 हजार रुपए के आसपास आती है लगभग। ये वेरी करती है डिफरेंट आईसर्स के अकॉर्डिंग, इसी के आसपास होती है 52,000 या 53,000 के आसपास फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगती है, जिसमें स्टार्टिंग की एडमिशन फीस भी हो गई, वन टाइम चार्जेस, कॉशन मनी वगैरह जो है वो सब इसमें हो गई। फिर नेक्स्ट सेशन से या नेक्स्ट सेमेस्टर से जो फीस होती है कंपैरेटिवली कम हो जाती है, थोड़ी बहुत तो कम होगी। तो लगभग मोटा मोटा हिसाब देखें तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में ये जो फीस होती है एक सेमेस्टर की, फर्स्ट वाले सेमेस्टर की, ये 50-55 हजार के आसपास होती है, जबकि SC ST कैटेगरी में 17 से 20 हजार के आसपास ये फीस आती है। ठीक है, इसके एडमिशन के बाद में आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करें, आप लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, आपका ब्रेन अच्छा डेवलप हो, आपकी जो रिसर्च एबिलिटीज हैं वो डेवलप हो, हर तरह का माहौल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अच्छे स्टूडेंट्स, सीनियर्स के साथ में आपको बैठने का मौका मिलता है, जो कि जो नॉलेज में वो आपसे बड़े हैं, आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद में जब आप साल भर, 2 साल, मतलब 4-5 साल बाद जब डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं, तो वहां प्लेसमेंट स्टेशंस भी होते हैं। उन प्लेसमेंट्स में अच्छी जो कंपनीज हैं वो स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करती है, जिसमें रेनबैक्सी भी है, मतलब बहुत अलग अलग, इनका नेम लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर आईसर की जो वेबसाइट है वहां पर इसकी पूरा का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा कि प्लेसमेंट किन किन कंपनी में कहाँ प्लेसमेंट हुआ और क्या क्या उनका जो पैकेज है बच्चों का, वो बेस्ट से बेस्ट पैकेजेस क्या रहे। तो इन प्लेसमेंट्स में मैं रफ आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि मैंने डिफरेंट साइट्स पर या जो बच्चों से भी बात होती है उनके बेसिस पे बता रहा हूं कि लगभग 6 लाख पर एनम एवरेज, 6-7 लाख पर एनम एवरेज तक का इन स्टूडेंट्स को पैकेज मिल जाता है। बहुत अच्छा भी होता है कुछ स्टूडेंट्स का नहीं भी होता है, वो डिपेंड करता है कि उनकी खुद की योग्यता कैसी है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं कि ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट अगर किसी स्टूडेंट का नहीं होता है तो, और इसके अलावा बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। इसके और जो स्कोप्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रिसर्च फील्ड ही है ही ये रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो रिसर्च फील्ड में आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च के अलावा भी आप सबसे पहले पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी उसी इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंपनीज अपनी ओर से अपने फंड पर, अपने बेसिस पर रिसर्च बाहर से भी करवाती हैं।
बड़ी कंपनीज की अपनी खुद की R&D होती है। इसके अलावा कुछ रिसर्च जो वो चाहते हैं कि इसको एक मुफ्त फंड में बाहर से करवा लिया जाए, तो ऐसे वो रिसर्च भी बाहर के स्टूडेंट्स को देती हैं। तो वो रिसर्च आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था, PhD कर रहे थे, उसके साथ साथ उन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी लिया था अपने प्रोफेसर के थ्रू। हालांकि उस टाइम 6-7 हजार रुपए उन्हें पर मंथ मिला करते थे, पर वो ठीक थे, सफिशिएंट थे एक स्टूडेंट के लिए। जो उसके बाद में क्या हुआ कि उसने रिसर्च करीबन 18 महीने का रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट भी किया। उसी प्रोजेक्ट जिस कंपनी ने उस रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका था, उसी ने उस स्टूडेंट को, उस मेरे फ्रेंड को एब्जॉर्व कर लिया अपनी कंपनी में, और एक R&D में काफी अच्छा पैकेज उसे दिया गया। तो कहने का मतलब जो डिफरेंट रिसर्च पैकेजेस होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी इन इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों को यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोजेक्ट के अलावा आप लोग CSIR लैब्स में भी, जो कि इंडिया में करीबन 38 CSIR लैब है। CSIR का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ऐसे लैब्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किए हैं इंडिया में, जो कि डिफरेंट फील्ड में रिसर्च करवाती हैं। वहां भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो अलग से स्टूडेंट्स को लेते हैं और इस रिसर्च के लिए उन्हें, इसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च फील्ड हैं। प्राइवेट फील्ड में भी आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, प्राइवेट फंड लेके भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया में PSU जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, करीबन 98 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जिन्हें भी अलग अलग लेवल्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, जो कि ये मान सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टाइम टू टाइम वैकेंसी इनवाइट करती हैं, स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए या कुछ एग्जामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन के लिए, अपने खुद की जो R&D होती है उनमें सिलेक्शन के लिए, जिनका पैकेज अच्छा खासा पैकेज वो इसमें देते हैं। सैलरी इसमें अच्छी खासी सैलरीज होती हैं, जिसमें अगर मैं कुछ नाम लूं तो जाने पहचाने नाम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, या ONGC, ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा सेल है, भेल है, ये है भेल मींस भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है। ऐसे बहुत से अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने टाइम टू टाइम R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए वैकेंसीज लेती हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, लेक्चरशिप में इंटरेस्ट है, वो एक और रास्ता यहाँ निकलता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, नेट का। वो नेट क्वालिफाई करके लेक्चरशिप के लिए, जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लेक्चरशिप के लिए PhD स्कॉलर भी, जो जिन्होंने PhD डिग्री ली हुई है, हालांकि PhD डिग्री नहीं है, PhD रिसर्च की हुई है, वो भी लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस में लेक्चरशिप की जो पोस्ट है वो ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकता है। यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी वो टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी प्राइवेट कंपनी भी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि रिसर्च पे जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, उतना ही उनके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे जिसको पे वो काम करती हैं, वो उतना ही ज्यादा क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होंगे, तो उन्हें, कंपनी को उतना ही फायदा होगा, तो वो अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छा खासा फायदा इसमें देते हैं। इसके अलावा जो और भी रास्ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते तो हमेशा ही खुले हुए हैं। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत से फंड गवर्नमेंट बच्चों को देती है कि आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, केवल टैलेंटेड स्टूडेंट जिनके दिमाग में कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो उनके लिए। तो ये जो मैं मोटा जानकारी मैंने आईसर से रिलेटेड आप लोगों को बताई है कि इससे कितने स्कोप निकलते हैं और आप किस तरीके से इस पार्ट में आप जा सकते हैं। आई होप कि जितनी भी मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोगों को कुछ दिमाग में बैठी होगी। अगर किसी एक भी स्टूडेंट के दिमाग में ये जो मेरी बताई हुई है इसके इन्फॉर्मेशन से फायदा हो, तो मैं मानूंगा कि मेरा ये जो वीडियो मैंने जो बनाया है वो बनाना साकार हो गया।